z इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन ही वाले क्वेश्चन है, रहते मिनिमाइजेशन के भी हैं बट बहुत कम रहते हैं, रेयर क्वेश्चन, और वो भी पूछने के चांसेस भी कम रहते हैं, आते क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन के ही हैं। तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस x2, है ना, ये दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और कॉन्स्टेंट्स दे दिया है 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, 4x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 8, और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो आपको पता ही है। ये क्वेश्चन दे दिया है और इसको भी बोल रहा है कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करो। अब जैसे कल भी अपनी बात हुई थी, अगर आपको मेथड का नाम दे रहा है क्वेश्चन में जो कि अधिकतर देता है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना है। फिर दूसरी मेथड आप करोगे तो आपको 0 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर वो सिंप्लेक्स बोल रहा है और आप ग्राफिकल से कर दो, या वो ग्राफिकल बोल रहा है और आप बिगैम से कर दो, या वो बिगैम बोल रहा है आप टू फेस से कर दो, तो ऐसे में आपको कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। जो मेथड बोल रहा है उसी मेथड से आपको करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ सॉल्व करके बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो आप, तो अब आपके पास है पूरी की पूरी जो मतलब फ्रीडम है। आप चाहे तो उसे सॉल्व कर लो ग्राफिकल मेथड से, आप चाहे तो उसको सिंप्लेक्स से, बिगैम, टू फेस, किसी से भी कर लो, आपके ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है। लेकिन अगर नाम दे दिया है जो कि अधिकतर देता है कि इस मेथड से सॉल्व करो, तो फिर उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो यही मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं है। इस साइड में सब आपके ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई चेंजेस करने की बात भी नहीं है। अब आप बोल रहे हो सर अपन ने बोले तो, लेकिन कोई क्वेश्चन वैसे का दिख ही नहीं रहा, एक आध नेगेटिव वाला कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिगर मेथड करेंगे ना, तो वहां पे ये लेस देन तो ग्रेटर देन के भी क्वेश्चन दिखेंगे, है ना, कहीं पे माइनस वाला भी दिख जाएगा, तो वहां पे फिर दिख जाएगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगी वहां से। तो कोई ना कोई एक आध दो क्वेश्चन वैसे का भी दिख जाएगा, ताकि आपको थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बोल रहा है सॉल्व करना सिंप्लेक्स मेथड से। तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन सिर्फ 12 8 8, यानी ये भी सबसे तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं है, यानी जमा जमाया फॉर्मेट है। बस ये जो लेस देन मिल रहा है, तो आपको स्लैक वेरिएबल, तो 3 स्लैक वेरिएबल फिर आएंगे S1 S2 S3, यहाँ पे ऐड होंगे, और ये बराबर करके फिर 12 8 और 13 8 बन जाएगा। मतलब ये पहले वाले में प्लस S1 हो जाएगा तो इक्वल टू 12 हो जाएगा, दूसरे वाले में प्लस S2 इक्वल टू 8 बन जाएगा, तो तीसरे वाले में प्लस S3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये तीन आपके स्लैक वेरिएबल्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, और अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये मिल जाएगा 0 इंटू S1 प्लस 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3, इतना बन गया। फिर आप बोलोगे फिर इसको पूरा अरेंज करते हैं, तो मैं आपको डाट समझा रहा हूँ, है ना, तो फिर पूरा लिखो इसको 4x1 प्लस 3x2 प्लस S1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 12, 4x1 प्लस x2 प्लस 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 8, और ऐसे ही 4x1 माइनस x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3 इक्वल टू 8। तो फिर पूरा आप चाहे तो पूरे के पूरे जो नए 5 वेरिएबल आपके बन गए, x1 x2 दो वेरिएबल गिवन वाले, और 3 नए वेरिएबल अपन ने बना दिए s1 s2 s3, तो पांचों के फॉर्म में पूरी चीजें लिख ली अपन एक बार। उसके बाद में अगले स्टेप में क्या हो गया, अब जब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में जम गया है, तो अब आप बोलोगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x1 और x2 बराबर 0 रख के, यहाँ पे तो x1 x2 0 रख दोगे, तो s1 इक्वल्स टू 12 बन जाएगा, S2 इक्वल्स टू 8 बन जाएगा, और S3 इक्वल्स टू भी आपका 8 बन जाएगा। तो ये आपका इनिशियल सॉल्यूशन बन गया। अब क्या बनेगी, सिंप्लेक्स टेबल। अब सिंप्लेक्स टेबल बनेगी तो सबसे पहले तो यही, यहाँ पे आपका बनता है कितना, ये बनता है CB, फिर बनता है आपका बेसिस, फिर बनता है XB, XB के ऊपर ही आपका CJ, है ना, ये पूरे आपके कॉस्ट जो बनती हैं। फिर यहाँ पे आपके पूरे वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो वेरिएबल्स आपके x1 x2 s1 s2 s3, और ये यहाँ पे फिर आपका रेशियो बन जाता है। तो इस तरीके से पूरी आपकी टेबल बन जाएगी। इतना, ये ऊपर से इसको भी ऐसा अलग कर दें इतना, और फिर यहाँ पे आकर आपका रेशियो जो भी है वो रेशियो बनेगा। अब रखो वैल्यूज, आप सबसे पहले कॉस्ट लिख दो आप। तो सी जो कॉस्ट है, तो x1 x2 तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट होते हैं वही कॉस्ट होती है, तो वो बन जा रहा है आपका 21000, ये हो गई कॉस्ट। उसके बाद में आपके बेसिस में कौन कौन वेक्टर है, तो बेसिस में है S1 S2 S3, जो इनिशियल सॉल्यूशन होता है वो। CB यानी इनकी कॉस्ट, तो इनकी कॉस्ट कितनी है, सबसे इनिशियल कॉस्ट तो जीरो होती है सबकी, S1 S2 S3 की, तो जीरो हो गए, और S1 S2 S3 इनकी वैल्यूज, तो इनकी वैल्यू XB होती है, जो सेट इनके बाजू में लिखते हैं। तो कितनी वैल्यू, 12 8 8, तो ये 12 8 8 ये। उसके बाद में ये पूरा अंदर जो बनेगा आपका पूरा ये, तो देखो आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कितना है पहला वाला
4x1 प्लस 3x2 प्लस s1, तो ये हो जाएगा 4 3 s1 हो गया 1 और s2 s3 नहीं है तो 0 0। फिर दूसरा वाला है तो 4x1 प्लस x2 प्लस s2, ये हो जाएगा 4 1। अब s1 नहीं है तो 0, s2 है 1 और ये 0। फिर तीसरे में 4x1 माइनस x2 तो 4 माइनस 1। अब s3 है यानी s1 s2 नहीं है तो 0 0 और s3 आपका 1। इतना पहले अपना बन गया, ठीक है। तो इतनी टेबल तो आपकी वैसे भी सिंप्लेक्स टेबल जब बनाते हैं तो इतना तो अपन आसानी से पहले बना ही लेंगे। अब इसके बाद में आप करोगे इसको सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो आपको यही देखना होता है कि कौन आपका एंटर करेगा बेसिस में, कौन आपका लीव करेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकालने के लिए पहले आप यहाँ पे निकालो डेल्टा जे, जिसको अपन बोलते हैं क्या, जेड जे माइनस सी जे। डेल्टा जे करके या जेड जे माइनस सी जे। तो Zj माइनस सीजे कैसे निकलेगा, तो Zj माइनस सीजे आपका निकलेगा ये Cb इंटू x1, x1 वाले कॉलम के नीचे जब आप निकालोगे तो Cb इंटू x1 माइनस C1, तो ये 0 0 0 है, ये 4 4 4 है, तो 0 इंटू 4 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 4 फिर 0 फिर प्लस 0 इंटू 4 0, ये पूरे 0 हो गया और माइनस में फिर ये 2 है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका -2। सिमिलरली ये पूरे 0 ऊपर -1 और ये सब के सब 0 0 0। यहाँ पे आप चाहे तो z भी लिख सकते हो, z जो होता है cb इंटू एक्स बी। तो इनिशियल कंडीशन में तो ये सबके सब 0 0 है, तो 0 इंटू 12 0 इंटू 8, तो ये पहले 0 होता ही है आपका, उसमें कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गई आपको, ये -2 -1 0 0 0। तो जो आपके zj माइनस cj मिल रहे हैं, तो अब इसमें देखो नेगेटिव कौन कौन मिल रहा है, तो नेगेटिव मिल रहा है -1 और -2, और इन दोनों में मोस्ट नेगेटिव कौन है ना, सबसे मिनिमम कौन है, -2। यानी ये वाला जो वेक्टर है ये एंटर करेगा बेसिस में कौन है, मतलब x1, मतलब x1 इसमें बेसिस पे एंटर करने वाला है। अब लीव कौन करेगा, निकलेगा कौन बेसिस से यहां से, तो लीव करने के लिए आप क्या निकालते हो, x1 एंटर कर रहा है ना, तो अब रेशियो क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा xb अपॉन स्मॉल x1, मतलब ये xb और इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो x1 वाले आपको जो दिख रहे हैं इनके अपॉन में आप करके रेशियो निकाल लो, तो बनेगा 12/4, 12/4 यानी 3 हो गया, फिर ये 8/4 तो ये हो गया 2 और ये बन गया 8/4 तो ये भी बन गया आपका 2, ठीक है। तो अब जो लीव करते हैं, तो लीव करना अपन कैसे निकालते हैं, हम निकालते थे रेशो, और इन सभी रेशियोज में जो मिनिमम वैल्यू होती है, जिसके लिए मिनिमम रेशियो बनता है, वो वाला वेक्टर आपका लीव करता है बेसिस से। बट यहां पे आप देखो तो ये दोनों, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो ये तो टाई हो गया ना इन दोनों पे। तो जो बेसिस है ना S2 और S3 इन दोनों में टाई हो गया निकलने के लिए, S1 का कुछ नहीं होना जाना, S1 के लिए 3 आ रहा है जो कि बड़ा है रेशो, तो किन किन के बीच में टाई हो रही है, S2 और S3 के बीच में, इन दोनों में से कोई एक बाहर निकलेगा, तो इन दोनों में से कोई एक बाहर निकलेगा, इनके बीच में टाई बन रही है। तो अब आप क्या करो, क्या निकालते हैं इसको, फिर कैसे सॉल्व करते हैं, कल भी देखे थे अपन ने, डीजनरेसी वाला बात आ गया, इसको डीजनरेसी कहा जाता है, आपको जो सॉल्यूशन आ रहा है ये डीजनरेट हो गया। अब डीजनरेट हो गया तो इस डीजनरेसी को रिमूव करना है, यानी आपको ये निकालना है कि कौन आपका बेसिस से लीव करेगा। तो प्रोसेस कल भी देखे थे, सबसे पहले क्या करते हो आप, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है यानी S1 S2 S3 ये, इनको आप सामने लिख लेते हो, इनको पहले बनाते हो आप, तो फिर से दूसरी टेबल बनेगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको रफली बना रहा हूं, पूरे टर्म्स ना बना के, जो काम कर लगने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को बना रहा हूं मैं। तो यहां से सीधे सीधे बस में XB भी आपको काम, इनकी वैल्यू का काम खत्म है ना, ये तो XB के कारण तो आपका वहां पर रेशियो जो है वो आपके टाई बन गए है ना, वहां पे तो रेशियो आपके बराबर आ गए, तो XB से कुछ नहीं होना जाना है, तो XB वैसे भी नहीं बनने वाला, तो भी मैं लिखते टाइम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बेसिस जो बनता आपका, यहाँ कहीं पे आपका बेसिस बनता, तो बेसिस के वेक्टर आपके सपोज यहाँ पे ऐसा बेसिस करके मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जगह मुझे लगता है यहाँ से दिखता नहीं इसके पीछे, यहाँ पे फिर आपका XB रहेगा और फिर यहाँ पे तुम्हारे x1, तो x1 भी नहीं। अब आप क्या करते हो, पहले लिखते हो आप किनको, जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है वो, मतलब पहले लिखोगे आप S1 S2 S3 और फिर पीछे इनके x1 x2, और बाद में यहाँ पे जगह थोड़ी सी अगर बचेगी तो वहां पे आपका फिर रेशियो निकलेगा। तो देखिएगा किस तरीके से बात बनती है। तो सबसे पहले आपका जो बेसिस में तो ये आपके S1 S2 S3 हैं, और ये आपका x भी मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए कि नहीं, है ना, नहीं लिखता इनको मैं, तो सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ऐसा कि बेसिस है, टेबल बनाते रहा पूरी बनेगी, है ना, मैं PDF सेंड करूंगा वहां से आप देख लेना, बनेगी पूरी टेबल, लेकिन अभी समझाने के लिए जगह कम है यहाँ पे, इसलिए मैं पूरी टेबल ना बना के सिर्फ इतने बना रहा हूँ। तो ये आपका S1 S2 S3, और अब x भी नहीं रहेगा, टेबल में रहेगा लेकिन मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसका काम कुछ नहीं पड़ने वाला,
यहाँ पे लिख लोगे S1, S2, S3 और X1, X2, ये सब आपके बन गए जैसे भी इतना, यहाँ पे रेशियो बनने वाले हैं। तो कितना है, ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और X1 कितना है, X1 है 4 4 4, और X2 कितना है 3 1 -1। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, टाई किन किन के बीच में हो रहा है, टाई हो रहा है आपका S2 और S3 के बीच में, है ना। तो पीछे अपन ने क्या देखे थे कि जब जिनके बीच में टाई होता है ना, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो रेशो निकालते हैं, तो वो रेशो हम निकालते हैं, जैसे यहां पे अब जो रेशो आएगा, तो एंटर कौन कर रहा था, एंटर कर रहा है X1, तो जो पीछे अपन ने रेशो निकाले तो वो बन रहा था XB अपॉन X1, यानी ये जो वैल्यूज थी 12 8 8, इनके साथ में अपॉन में अपन ने इसको लिए थे, वहां से रेशो निकला। अपन चाहते थे मिनिमम रेशो वहां से मिलता है, लेकिन नहीं मिल पाया, वहां पर टाई हो गया है ना, दो बराबर बराबर आ गए, इसलिए मेरे को ये प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो इतना बन गया। अब ना यहाँ पे गलती हो जाती है, क्या गलती हो जाती है, जब आपने टेबल बना लिए ना, तो फिर अपन को ऐसा याद होता है कि यार अब किन किन के बीच में टाई हो रहा है, S2 और S3 के बीच में, ठीक है। लेकिन जब अपन वहां पे टेबल बनाते थे, पीछे वाला क्वेश्चन आप याद करना, तो हम क्या करते हैं कि X1 आपका एंटर कर रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, तो इनके अपॉन में आपका क्या आएगा X1, जैसे यहाँ पे बनता था कि XB के अपॉन में X1 होता रेशियो में, तो जब आप इनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स सामने लिख देते हो, तो फिर यहाँ के जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के साथ में अपॉन में आपका X1 आएगा। तो पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप याद करोगे ना, तो वहां पे S1 और S2 में टाई हो रहा था, तो S1 और S2 में टाई हो रहा था, तो मैंने आपको ऐसा बताया था वहीं कि वहीं के वहीं देख लेते थे सर के 1/4, फिर ये 0/4, और उनमें जो मिनिमम होगा वो आपका जो है, जो छोटा बनेगा वो लीव करेगा, ऐसा करके देखे थे आपने। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक गलती ये हो जाती है कि हमको पता है टाई किन किन के बीच में हो रहा है, S2 और S3 के बीच में, मतलब आपको S1 को देखना ही नहीं है, आपको किसको देखना है, आपको देखना है S2 को और S3 को, आपको S1 S2 को बिल्कुल नहीं देखना। कहने का मतलब ये कि अब जब मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊं, तो ये S1 का तो कुछ काम ही नहीं है, तो इसका तो कुछ नहीं होना है, मेरे को इन दोनों को देखना है, S2 S3, यानी ये वाली जो दो रो है, ये वाली रो S2 S3, ठीक है। और इनके साथ में भी आपका जो रेशियो बनने हैं S2 S3 के साथ में, इनके बीच में टाई बन रहा है। और दूसरी चीज आपको देखना है कि X1 आपका एंटर कर रहा है ना, तो X1 के साथ में इनके रेशियो बनाओगे आप, तो जब X1 के साथ में इनके रेशियो बनाओगे, दूसरा क्वेश्चन है कि वही वाला क्वेश्चन है, चलो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब जब आप रेशियो बनाओगे इसका, तो देखते हैं S2 और S3 के बीच में है ना, तो अब देखना किस तरीके से बनेगा। तो अब रेशियो आप देखोगे तो ये, तो आप बोलते हो मिनिमम ऑफ, और अब यहां से देखो आप, तो ये दोनों हैं ये, तो ये बनेगा 0/4, यानी कितना हो गया 0, और ये देखो 0/1, ये भी कितना हो गया 0। बात समझ में आ रही है। तो जैसे अपन यहां से पहले रेशियो बनाते थे, वैसे यहां पे बना रहे हैं, क्योंकि S2 और S3 के बीच में टाई हो रहा है, तो ये एलिमेंट देखते ना, ये यहाँ के पहले कॉलम के, तो पहले कॉलम के एलिमेंट देखो आप, और यहाँ पे जो X1 है, तो X1 की वैल्यू देखो आप, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है इनका रेशियो देखते हैं। तो 0/4 ये बना, यानी 0 बना, और ये 0/4 ये भी 0, तो अभी भी तो बराबर ही आ रहा है, अभी भी टाई हो रहा है ये तो। बात समझ में आ रही है। तो ये तो आपको जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, पीछे वाले क्वेश्चन में सीधे एक चीज बन गई थी 0, और एक चीज समथिंग 1/2 या 1/4 कुछ बन गया था, वहां से तो आपका सीधे सीधे लीव हो गया था, क्योंकि छोटा बन गया था वैल्यू। लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही ना, यहाँ पे आप देखोगे तो S2 और S3 को देखना है, सबसे बड़ी गलती यही होती है, अपन S1 भी देख लेते हैं, तो ऐसा आप बोल दोगे 1/4 और 0/4 ऐसा बोल दोगे, तो 1/4 आपका जो ये, और 0/4, तो 0 छोटा आ रहा है, 0 लीव कर गया, ऐसा नहीं है। S1 को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि S1 पे टाई हो ही नहीं रही, टाई हो रही है S2 और S3 के बीच में, इन दोनों में से कोई एक निकलने वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक निकलने वाला है, तो आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है, S2 और S3 को। अब उनके साथ साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अपन रेशियो लेते हैं, मतलब यहां से ये, तो इसके अपॉन में इसी रो में X1 का, किसी और का नहीं, सिर्फ X1, क्यों, क्योंकि X1 एंटर कर रहा है, तो ये, तो एक रेशियो बनेगा आपका ये 0/4। अब S3 के लिए सेम चीज, तो ये और ये भी 0/4, तो भैया ये तो दोनों 0 आ गए, तो मिनिमम तो मिले नहीं रहा ना आपको दोनों को, आप तो यही बोलते हैं कि जो मिनिमम मिलेगा तो वो आपका लीव करेगा, तो दोनों तो बराबर आ गया ना, यहाँ पे आपका डबल टाई हो गया, यानी वहां पे तो टाई था ही था, लेकिन जब ये सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको टाई मिल रहा है,
यानी ये अभी ऐसा सॉल्व नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप आगे बढ़ो। एक बात और, जब मैंने ये पहले कॉलम जो S2 S3 दोनों आपकी जो रोज हैं, इन दोनों रोज के जो पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ जब रेशो बनाया, तो अभी भी रेशो बराबर आ रहा है, यानी आपका काम अभी यहां से नहीं बन पा रहा है। तो एक काम करो, इसी रो में आप आगे बढ़ जाओ, अब अगले कॉलम में पहुंच जाओ, यानी इसमें पहुंच जाओ। अब ये 0 0 में तो 0/4 0 बराबर आ गया, अब आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ जाओगे तो अब यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ से मिल जाएगा 1/4। तो नेक्स्ट जो है आपका मिनिमम ऑफ यहाँ से 1/4 इन दोनों में, और फिर इन दोनों में, तो ये आपका 0/4, तो ये बन जाएगा आपका 0/4, यानी ये यहाँ पे देखोगे तो 0। अब देखो आप कौन मिल रहा है मिनिमम, ये 1/4 मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है। मिनिमम कौन है, 0 है, यानी ये लीव करेगा, ये लीव करेगा, किसके लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको S3 के करस्पॉन्डिंग। कहने का मतलब S3 लीव करेगा आपका बेसिस से। बात समझ में आ रही है? तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। लेकिन जब आपने उसको पीछे कन्वर्ट करके वो S1 S2 S3 के रूप में कन्वर्ट कर लिए हो, उसके बाद भी अभी भी टाई बन रही है, तो इसके बाद भी टाई हो रहा है, तो आप पहले वाला जो एलिमेंट है, जो पहले वाले आपको जो पहली रो बन रही थी, इनका जो पहला कॉलम है, तो ये जो कॉलम है, तो यहां से आप अगर इनमें टाई बन रही तो इसको छोड़ो, अब अगले वालों को देखो आप, तो जो सेकंड कॉलम बनेगा वहां से देखो। तो एक सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि अपन ऐसा याद नहीं रखते कि जिनके बीच में टाई है उन्हीं को देखना है, याद भी है अपने माइंड में, लेकिन सॉल्व करते करते ना आपको जब ऐसा बन जाएगा पूरा अगला उसमें, तो इसको भी ले लोगे तुम 1/4 0/4 ऐसा देखने लगोगे, गलत हो जाएगा वो। फिर उस हिसाब से तो आपका S2 लीव कर जाएगा, क्योंकि अगर 1/4 है और ये 0/4 है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/4 आएगा, तो आपका तो S2 लीव कर जाएगा। लेकिन बात यही है कि S1 को देखना ही नहीं है आपको, तो इनको देखना है जिनके बीच में प्रॉब्लम हो रही है, S2 और S3 में से ही कोई एक निकलेगा। अब S1 ऐसे नहीं कि अगले स्टेप में S1 निकल जाएगा, नहीं, यहाँ पे जब इतना पता चला है कि S2 S3 के बीच में से कोई एक निकलने वाला, तो आपको देखना भी उन्हीं दोनों का है, S1 का कोई काम ही नहीं है, आपको सिर्फ S2 और S3 को देखना है। तो इस तरीके से आपने बनाए, पहले वाले इसके अपॉन में अभी भी X1 ही रहेगा, जैसे उस साइड भी X1 ही हो रहा था, जो एंटर करता है। बस आप देखें इनके साथ में जब रेशो, अगर रेशो बराबर आ रहे हैं अभी भी, यानी अभी भी टाई हो रही है, अभी भी हो रही है, तो आप इसको आगे बढ़ जाओ यहाँ पे। और अगर अभी भी होता तो फिर एक लाइन और आगे जाता ये यहाँ पे, हालांकि होगा नहीं, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आके है ना मिनिमम रेशियो जो बनेगा आपका, तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर यहाँ पे चीजें बराबर आती भी हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे 1 रहेगा, और ये यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो एक चीज 1 है, एक चीज 0, तो ऑब्वियसली जब रेशो बनाओगे भी तो 0 वाले के कारण आपकी चीज 0 ही बन जाएगी, और 1 के कारण कोई ना कोई वैल्यू मिल ही जाएगी, यानी 0 वाला आपका लीव कर जाएगा 0 होने के कारण, जो कि यहाँ पे S3 बन रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन को एक चीज मालूम पड़ गई कि S3 अपना कर रहा है लीव। अब S3 लीव कर रहा है, तो S3 बाहर निकल रहा है, और एंटर कौन कर रहा है, आपका X1 कर रहा है। तो X1 एंटर, S3 लीव, तो ये आपका यहां पे आके ये, यानी ये 4 बन जाएगा आपका लीडिंग एलिमेंट। तो ये 4 लीडिंग एलिमेंट बन जाएगा। तो इसी चीज के अब जब आगे आपकी टेबल बनेगी, इधर टेबल बना भी देता हूं मैं इसके नीचे, तो अब जो अगला वो बनेगा, तो वो इस तरीके से बनेगा आपका कि अब जो बेसिस बन रहा है आपका, तो बेसिस में S1 है अभी भी, S2 ये भी अभी भी है, और S3 जो है, S3 लीव कर गया, उसके प्लेस में कौन आया है, X1 आया है, तो ये यहाँ पे X1 हो जाएगा। एक चीज, दूसरी बात, इन्हीं के सामने कॉस्ट, तो S1 की कॉस्ट 0 है, S3 की कॉस्ट 0 है, X1 की कॉस्ट कितनी है, 2 है, इतना। अब साथ साथ में इनकी वैल्यूज, तो वैल्यूज जब आप लिखोगे तो आपको पता है अब कि आपका की एलिमेंट, जिसको अपन पिवट बोलते हैं, तो पिवट तो बन गया है तुम्हारा 4 बन गया, तो अब क्या करोगे, इस पूरी रो में जो थर्ड रो है ना, थर्ड रो में पूरे में आप 4 का भाग दोगे, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। तो ये मिल जाएगा आपका, पहले भी क्या था, यहाँ पे 8 था, तो 8 था, तो ये तो बन गया 2 बन गया, ये आपका 4 का भाग दिए हो, तो ये तो 0 ही रहेगा, वो भी 0 ही रहेगा। फिर 1 है तो 1 बन जाएगा 1/4, फिर 1 है तो 4 है तो बन जाएगा 1, और आखिरी में जो आपका -1 है, तो वो बन जाएगा माइनस में 1/4। इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी नई रो मिल गई। और अब क्या करोगे, इस 1 का यूज करके इन दोनों को ऊपर, ये 4 और ये 4, इन दोनों को आप बनाओगे 0। तो कैसे बनेगा ये, तो अभी समझाने के लिए भले मैं यहां बना दे रहा हूं, ये जो चेंजेस हुआ ऐसे चेंज हो गया, ये 0 0, ये 1/4, ये 1, ये -1/4 आ गया। तो इतना जब बन गया है, तब उसके बाद क्या करोगे आप, हालांकि आपको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो 4 पहले से बना बनाया था,
और उसके ऊपर वाले भी जो हैं वो भी ऑलरेडी बने बनाए हैं आपके, तो वो ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन तो भी इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा सही रहेगा कि आप उसको हर बार, क्योंकि हर बार अलग अलग मेथड यूज करोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो अपन हर बार ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो भी आपका जो भी की एलिमेंट बनते हैं, पिवट जिसको अपन बोलते हैं, तो पिवट को आप हर बार 1 बना लो, और 1 बनाने के बाद में फिर आप यानी पहले भाग देके उसको 1 बना लो, और उसके बाद में फिर ऊपर नीचे करके जो भी है 0 आप बना लें। ठीक है, तो जब इतना हो गया तब इसके बाद में फिर अगले प्रोसेस में वही, जब वो बन चुका है तो फिर आप भाग दो 4 के बाद में, तो देख लो उसके आगे तो सॉल्व करते बन ही जाएगा, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस ही वाली बात है फिर तो आगे कि भैया इसमें -4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, इसमें भी ऐड करो, तो -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा -8 -8 कितना था 12 था यहाँ पे, -8 और +12 तो +4 बन जाएगा, तो 0 + 4, तो ये भी उल्टा लिख लो ना, वहां से देखना पड़ेगा, तो ये 0 + 1 तो ये आपको कितना मिल जाएगा 1 ही मिल जाएगा। फिर वो वहां पे आपका 0 यानी इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें, वो भी -4 का इस पूरी रो में, और इसके साथ ऊपर वाले के साथ ऐड कर रहे हो, ये मिल जाएगा 0, ये तो 4 मिल गया, 1 मिल गया, ये 0 मिल जाएगा, अगला 0, फिर अगला भी यहाँ पे 1/4 और -4, तो -1 + 0, ये -1 मिल जाएगा, फिर ये -4 + 4, तो ये मिल जाएगा 0, और ये -1/4 और -4, तो मल्टीप्लाई हो गया +1 और +3 +4 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली रो तो आपको इस तरीके से बन जाएगी। ऐसे अगली रो भी जो है इसमें फिर -4 का मल्टीप्लाई करके इसमें आप ऐड कर रहे हो, तो कितना हो गया -8 और ये +8 है, तो ये हो गया यहाँ पे 0 हो गया, फिर ये हो गया आपका 0 + 0 0 0 + 1, तो ये +1, फिर -1 और 0, तो ये -1 -4 + 4, तो ये हो गया 0, और फिर ये हो गया +1 और ये +1, तो हो जाएगा आपका +2। अब नई वाली जो आपकी टेबल बन गई इस तरीके से बन गई। अब इस टेबल में भी आप क्या करोगे, फिर से वही चीज डेल्टा जे निकालोगे, तो डेल्टा जे कैसे निकलेगा आपका, ये तो हो गया 0 × 1 तो 0, ये भी 0, ये हो गया 2 और 2 - 2, तो ये नीचे आ गया आपका 0। अब सी भी क्या है, सी भी है 0 0 2, तो इनका आप यहां मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर जो कॉस्ट होगी उसमें माइनस करते हो, ये 0 फिर ये भी 0 और ये 2 × 0 ये भी 0 और 0 और ये -1 हो रहा है, ये मिल जाएगा आपको ये -1। सिमिलरली फिर यहाँ पे 0 0 1/4 × 2 यानी 1/2 1/2 -0, तो ये आपका 1/2। अब ये भी मैंने गलत लिखा हूं है ना, x1 x2 s1 s2 s3, और ये जो चेंज हो गए हैं है ना, टेबल चेंज हो गई है, ये गलत बना दिया मैंने, x1 x2 s1 s2 s3 ये सामने आ गए, तो s1 s2 s3 सामने आ गए और x1 x2 पीछे चले गए, यानी कॉस्ट जो ऊपर है ये मैं गलत माइनस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे 0 0 0 होंगे और यहाँ पे आएंगे आपके 1 2, देख लेना आप अपने हिसाब से बन जाएगी चीज इससे। क्लियर है, पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा तो आप एक बार देख भर लेना, बस मेन बात ये है कि मेथड भर समझ में आनी चाहिए, बाकी तो ये पहले बता चुका हूं मैं कि यार प्रैक्टिस इसमें ना लगती है, ये जो क्वेश्चंस है ना ये सीधे क्वेश्चंस नहीं है, इसको सॉल्व कर करके ही जब सॉल्व करोगे तो बनेंगे, अदरवाइज ये नहीं बनते। मैं बता रहा हूं आपको एक बात और, लिखा भी रहेगा आपके पास, नोट्स में भी है या पढ़ भी लिए हो, फिर जब दोबारा देखते हैं ना पेपर का टाइम फिर समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि एक एक स्टेप जो आप कर रहे हो वहां पे उसको थ्योरी के फॉर्म में जरूर लिखें, क्योंकि क्या होता है अगर लिखे नहीं हो ना तो अभी भले समझ में आ गया कि किसका भाग दिए हैं, क्यों दिए हैं, क्या करें, अभी समझ में आ जाता है, लेकिन वही चीज जब अपन समझने बैठते हैं दोबारा एग्जाम टाइम में तो वहीं वहीं देख के ना समझ ही नहीं आता कि साला करा हूं तो करा क्या हूं, मैंने खुद ही नहीं लिखे आपने, लेकिन अपनी खुद की कॉपी देखी समझ में नहीं आता कि स्टेप आ कहां से गया। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि जितना क्लियर हो सके कि यार ये स्टेप में कर क्या रहे हैं तो वो स्टेप आप लिख लो, है ना, समझ में तो भी आ ही गया होगा, लेकिन लिखते टाइम अगर आपके पास में एक एक स्टेप लिखा रहा है कि इस स्टेप में ये कर रहा हूं, अब इसके बाद में ये हुआ, इसके बाद में ये हुआ, तो भले ही क्वेश्चन बड़ा हो जाता है लेकिन कम से कम समझ में तो आता है। ठीक है, तो इसी टाइप के ना एक दो क्वेश्चन और दिए हैं इनने डीजनरेसी वाले, तो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लोगे आप तो आपको यहाँ से ये वाला पूरा जो पोर्शन है बन ही जाएगा। तो जो सिंप्लेक्स मेथड है ना, ये वाला क्वेश्चन बताना थोड़ा जरूरी था क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बन जा रही थी कि डबल टाई बन जा रही थी, है ना, पहले भी जो है इन दोनों में 2 2 में भी टाई हो गया, फिर यहाँ पे 0 0 आ गए थे, तो फिर इसलिए बता दी कि इस तरीके से सॉल्व होता है। इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये जो सिंप्लेक्स मेथड है, और मैं देख लूंगा आपके सिलेबस में और भी कुछ होगा अगर तो सिंप्लेक्स मेथड वाला पोर्शन जहां तक मैंने देखा तो यही था कि सिंप्लेक्स मेथड, और उसमें भी डीजनरेसी वाला पोर्शन था शायद,
तो डिजनरेसी यानी यही वाला होता है। तो ये चीजें यानी सिंप्लेक्स मेथड का पोर्शन तो आपका कंप्लीट हो गया। और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर मैं देख लूंगा, नहीं तो फिर आपकी जो बाकी मेथड्स हैं फिर शायद उनने आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल करके लिखा होगा। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यानी वो एक्चुअल में बिग एम मेथड है, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड, बिग और फिर कैपिटल एम। तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो कैपिटल एम उसकी कॉस्ट मानते हैं, इसलिए इसको बिग एम मेथड बोलते हैं या आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड बोलते हैं। तो वाली मेथड आर्टिफिशियल, बिग एम शायद नहीं लिखा उनने, उनने लिखा है आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो वो बिग एम मेथड हो जाएगी। और फिर एक रहेगी टू फेज मेथड। ठीक है, तो देखते हैं अपन कल जो है दूसरी मेथड देखेंगे इसकी, कौन सी वाली, बिग एम मेथड देख लेंगे। और अभी भी आप, मैं इसको ना एक दो क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा शाम वाम तक, तो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा और एक दो क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, है ना, टाइम मिल गया अगर तो फिर आप ना प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना, या आपके पास में अगर बुक रखी होगी, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ ई बुक इसकी, ग्रुप में आप देख लेना, ग्रुप में मिल जाएगी आपकी। तो वहां से भी आप चाहे तो ना क्वेश्चन एक दो देख सकते हो, प्रैक्टिस जरूर करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं ना कोई मतलब का नहीं, अपना टाइम खराब करने वाली बात रहेगी ये वाली। विदाउट प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना एक दो क्वेश्चन की, अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर डेफिनेटली आपको चीजें बन जाएंगी, समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा और बन भी जाएंगी चीजें। ठीक है, और कुछ कहना है किसी को? ये सब देख लेंगे करके एक बार। करके देखिए। हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ और सेंड कर दूंगा, तो एक थोड़ा सा लिखने का तरीका